वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे को सुप्रीम कोर्ट ने आज हरी झंडी दे दी। अदालत ने एएसआई सर्वे पर रोक लगाने की मुस्लिम पक्ष की अर्जी को खारिज कर दिया। दरअसल मुस्लिम पक्ष ने सर्वे की इजाजत देने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एएसआई ने साफ किया है कि पूरा सर्वेक्षण बिना किसी खुदाई और संरचना को नुकसान पहुंचाए बिना पूरा किया जाएगा। जब एएसआई ने सावधानी बरतने की बात कही है, तब दखल का क्या औचित्य है? सर्वे रिपोर्ट को लेकर आपके जो भी एतराज होंगे उन पर विचार होगा। इस मसले से जुड़े सारे विवाद अभी ओपन ही हैं, उनका निपटारा होगा। जब ये सर्वे की रिपोर्ट आएगी तो ये फाइनल या कंक्लूसिव नहीं है। अंजुमन इंतजामिया या जिसके खिलाफ वो रिपोर्ट आएगी उसको ये चांस मिलेगा कि वो एक्सपर्ट्स को क्रॉस एग्जामिन कर सकता है, अपने ऑब्जेक्शंस दे सकता है और उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगी, ट्रायल कोर्ट डिसाइड करेगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी डिसाइड करेगी कि क्या ये एक्सपर्ट ओपिनियन मानी जाए, एविडेंस के रूप में लिया जाए कि नहीं लिया जाए। सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सर्वे में जीपीआर जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं हिंदू पक्ष ने दलील दी कि आजादी से पहले वहां पूजा अर्चना होती थी और वहां हिंदू धर्म के प्रतीक साफ नजर आते हैं। हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया कि केस तार्किक अंजाम तक पहुंच सके, इसके लिए जरूरी है कि सर्वे हो। जब ये साफ हो चुका है कि सर्वे से कोई नुकसान नहीं होगा, तो फिर इस पर रोक का कोई औचित्य नहीं है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से सवाल किया कि एएसआई के सर्वे से दिक्कत क्या है। इस पर मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया और दलील दी कि एएसआई सर्वे का मकसद ये जानना है कि 500 साल पहले क्या हुआ था। ये अतीत के जख्मों को फिर से कुरेदने जैसा होगा। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का सर्वे का आदेश देने का अधिकार बनता है। वो चाहे तो तथ्यों की स्पष्टता के लिए सर्वे कराने का आदेश दे सकता है। इस दौरान चीफ जस्टिस ने ये भी निर्देश दिया कि सर्वे में किसी तरह की खुदाई न की जाए और रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट के जज को सौंपी जाए। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की अपील पर सुनवाई से पहले ही एएसआई की टीम ने आज से ज्ञानवापी परिसर का सर्वे शुरू कर दिया। इसके लिए सुबह 8 बजे एएसआई की 40 सदस्यों की टीम ज्ञानवापी परिसर पहुंची और पूरे परिसर को 4 ब्लॉक में बांटकर सर्वे का काम शुरू किया गया। सर्वे के दौरान वीडियोग्राफी भी की गई, जिसके लिए चारों तरफ कैमरे लगाए गए। आज के सर्वे में ज्ञानवापी की पश्चिम दीवार पर सबसे ज्यादा फोकस रहा। इसके लिए दीवार की बारीक स्कैनिंग की गई और उस पर उकेरी गई कलाकृतियों को देखा गया। आज का जो सर्वे है उसका जो मुख्य बिंदु है वो पश्चिमी दीवार है और इसके साथ ही जो गुंबद के नीचे का हिस्सा है, तो गुंबद के नीचे का जो हिस्सा है वहां पर पहुंची एएसआई की टीम और उसके बाद वहां पर पहुंचने के बाद इन सीढ़ियों के द्वारा ऊपर गई है और वहां पर जाकर आंकड़े इकट्ठा किए हैं। एएसआई टीम के साथ सर्वे के पहले दिन हिंदू पक्ष ही अंदर गया, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने सर्वे में शामिल होने से इनकार कर दिया। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ ज्ञानवापी परिसर के सर्वे की इजाजत दी थी। कोर्ट ने बिना खुदाई किए सर्वे करने के निर्देश दिए थे। इसलिए एएसआई की टीम ने सर्वे के लिए तकनीक का सहारा लिया। एएसआई ने ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार यानी जीपीआर तकनीक का इस्तेमाल किया। इसमें रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी के जरिए पता चल जाता है कि जमीन या दीवार के अंदर क्या है। इसके अलावा कार्बन डेटिंग पद्धति से भी सबूतों की पड़ताल की जाएगी। एएसआई वैज्ञानिक जांच में इस बात की पड़ताल करेगी कि क्या मस्जिद का निर्माण पहले से मौजूद किसी संरचना के ऊपर किया गया। अगर हाँ, तो वो संरचना कितने साल पुरानी है। आज से शुरू हुए एएसआई सर्वे में हिंदू पक्ष से 7 लोग शामिल हुए। इसमें श्रृंगार गौरी केस के पक्षकार, हिंदू पक्ष के वकील और इस मामले में लंबे वक्त से संघर्ष कर रहे लोग शामिल हुए। क्योंकि 2022 में हुए सर्वे में ज्ञानवापी परिसर से कई ऐसे साक्ष्य मिले थे जो हिंदू धर्म से जुड़े हैं, इसलिए हिंदू पक्ष के लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखा। सर्वे ही ज्ञानवापी समस्या का हल है और सर्वे के माध्यम से जो 2022 में जो है सारे साक्ष्य शंख चक्र गदा त्रिशूल ओम स्वस्तिक चिन्ह मिले और उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सारे साक्ष्य जो है हमारे हिंदुओं के पक्ष में है। श्रृंगार गौरी केस की पक्षकार सीता साहू भी सर्वे के लिए जाते वक्त उत्साह से भरी दिखाई दी। साबित हो जाएगा सर्वे के दौरान वैज्ञानिक पद्धति से होगा तो बहुत सी ऐसे तथ्य सामने आ जाएंगे, तो पता चल जाएगा कि वो मंदिर आज का नहीं वर्षों पुराना है, 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है और अनगिनत तथ्य सत्य सामने आ जाएंगे। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में आसमान से बरसी आफत ने तबाही मचा दी। भारी बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड में डाक पुलिस के पास हुई लैंडस्लाइड की चपेट में आने से 3 दुकानें तबाह हो गईं।
जो पहाड़ से टूटकर गिरी चट्टानों की चपेट में आने से नीचे खाई में जा गिरी। बताया गया कि बीती रात करीब 11:30 बजे ये हादसा हुआ और उस समय दुकानों में कई लोग मौजूद थे, लेकिन आसमान से बरसी इस आफत ने किसी को संभलने का मौका तक नहीं दिया। लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ से बड़ी बड़ी चट्टानें टूटकर अचानक नीचे आ गिरी, जिसकी चपेट में कुछ दुकानें और उसमें मौजूद लोग आ गए, जो दुकानों के साथ नीचे खाई में जा गिरे और मलबे में दब गए। इस घटना की खबर मिलते ही राहत और बचाव की टीमें फौरन मौके पर पहुंची और मलबे में दबी दुकानों में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश की गई। इसके लिए रस्सियों का सहारा लेकर रेस्क्यू टीम के लोग नीचे उफनती नदी के करीब गिरी दुकानों के मलबे तक पहुंचे, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को सुबह एक बार फिर शुरू किया गया, लेकिन इसमें भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को कोई कामयाबी नहीं मिल पाई। बताया जा रहा है कि 18 से ज्यादा लोग इस लैंडस्लाइड में लापता हो गए हैं। जिनकी तलाश में लगी रेस्क्यू टीमों को अभी तक उनकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई। दिन में आई तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा कि बीती रात वहां कितनी भारी तबाही हुई थी। पहाड़ से गिरा मलबा वहां सड़क पर हर तरफ फैला नजर आया, जिससे केदारनाथ यात्रा को भी रोकना पड़ा। वहीं पहाड़ से पानी ऐसे बह रहा था कि मानो वहां कोई झरना तेज रफ्तार में बह रहा हो। पहाड़ से तेजी से गिरते इस पानी की वजह से वहां पहाड़ का मलबा भी बहकर आ गया था, जो सड़क से होता हुआ नीचे खाई में बह रही नदी में मिलता नजर आया। जो लोग इस हादसे में लापता हुए हैं उनमें 3 स्थानीय, 7 नेपाल के रहने वाले और बाकी राज्य के अलग जिलों के निवासी बताए गए। वहीं मौसम विभाग ने देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, ऊधम सिंह नगर, चमोली और बागेश्वर जिले के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। उत्तराखंड के बागेश्वर में लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों को मुश्किलें पहले से और ज्यादा बढ़ गई हैं। बारिश की वजह से वहां नदी नाले उफान पर आ गए हैं, जिसका सीधा असर लोगों की आवाजाही पर पड़ा। बारिश की वजह से सड़कों पर सैलाब आ गया, जिसमें कई गाड़ियां फंसी हुई नजर आईं। सड़कों पर पानी इस दौरान ऐसे बह रहा था कि मानो वो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाएगा। इस दौरान सड़क पर फंसी एक यात्री गाड़ी को कुछ लोग निकालने की कोशिश करते नजर आए। वहीं बारिश की वजह से जगह जगह हुए लैंडस्लाइड से रास्तों पर मलबा भर गया। पहाड़ों से खिसकी जमीन के साथ बड़े बड़े पेड़ भी तिनके की तरह टूटकर रास्तों पर गिरते नजर आए, जिससे वहां आने जाने का रास्ता भी बंद हो गया। बारिश से बागेश्वर में हालात इस कदर बिगड़ गए कि वहां पहाड़ से गिरे मलबे की चपेट में रिहायशी इलाकों के कुछ मकान भी आ गए। मकानों पर मलबा गिरने से वो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। मकानों की दीवारें टूट गईं और छत का नामो निशान मिट गया। लैंडस्लाइड से मकान मलबे में तब्दील हो गए, जिससे वहां रहने वाले लोगों की मुश्किलें और बढ़ गईं। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर अभी तक भारतीय जांच एजेंसियों के लिए अबूझ पहेली बनी हुई है। इस बात की जांच की जा रही है कि सीमा अपने 4 बच्चों के साथ भारत में कैसे दाखिल हो गई। इस बीच एसएसबी ने अपने 2 जवानों को सस्पेंड कर दिया है। खबर है कि इन दोनों जवानों ने उस बस की जांच की थी जिसमें सवार होकर सीमा और उसके बच्चे नेपाल के रास्ते भारतीय सीमा में दाखिल हुए थे। जानकारी के मुताबिक एसएसबी की 43वीं बटालियन के इंस्पेक्टर सुजीत कुमार वर्मा और हेड कांस्टेबल चंद्र कमल कलिता को सस्पेंड कर दिया गया है। दोनों जवानों पर लापरवाही बरतने के आरोप में ये कार्रवाई की गई है। दरअसल सीमा हैदर नेपाल के रास्ते से भारत आई थी। भारत और नेपाल का बॉर्डर खुला हुआ है और इसकी सुरक्षा एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल करती है। इसलिए एसएसबी की तरफ से सीमा हैदर के भारत में घुसने की जांच की जा रही थी। इस मामले में दोनों जवानों की लापरवाही सामने आने के बाद इनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। सीमा हैदर ऑनलाइन गेमिंग ऐप पबजी के जरिए भारतीय युवक सचिन के संपर्क में आई थी। सचिन से मिलने के लिए ही वो नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से भारत पहुंची। तब से सीमा जांच एजेंसियों के रडार पर है। हालांकि उसकी और सचिन की प्रेम कहानी लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। इस बीच खबर फैली कि सीमा हैदर सियासत की पिच पर नई पारी शुरू करने वाली है। बताया गया कि एनडीए की सहयोगी और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने सीमा हैदर को पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया है। कहा तो ये भी गया कि सीमा हैदर ने भी इस निमंत्रण को मंजूर कर लिया है और वो चुनावी मैदान में भी उतर सकती है। हालांकि मामला तूल पकड़ता उससे पहले ही रामदास आठवले की सफाई सामने आ गई। उन्होंने साफ कर दिया कि पार्टी का ऐसा कोई इरादा नहीं है। सीमा हैदर को पार्टी में लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसके बारे में डाउटफुल स्थिति है और उनको मतलब अगर टिकट देना ही है उनको इंडिया से उनको पाकिस्तान में टिकट हम देंगे, लेकिन यहाँ पार्टी का टिकट देने का सवाल नहीं है।
Zee News.